अगला पॉइंट है समानता के लिए शिक्षा। दोनों पॉलिसियों में जिस तरह से और संविधान में जिस तरह से विस्तारित था, समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई थी, सभी लोगों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये 1986 में विशेष तौर से इस बात की जोर दी गई थी कि किसी भी वर्ग, धर्म, जाति या संप्रदाय के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। विशेष तौर से अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े वर्ग हैं, कटे हुए हैं समाज से, उनको जोड़ने की बात कही गई, उनको समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई। वो 1986 में थी, क्योंकि वो लोग शिक्षा से मूलभूत शिक्षा से वे वंचित रहे हुए थे, पिछड़े हुए थे। आगे है विभिन्न अवस्थाओं पर शिक्षा का पुनर्गठन। इन्होंने ये कहा कि विभिन्न अवस्थाओं, मैंने स्कूल लेवल, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर एवं सभी विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा का पुनर्गठन हो, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, जो शिक्षा का गठन हो वो एक रूपरेखा में हो, एक ही तरह की प्रणाली में हो, वो विभिन्न अवस्थाओं पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए ताकि आगे शिक्षा का विकास हो सके। आगे है तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा, टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट। दोनों के लिए इन्होंने विस्तार रूप से कहा कि अपने देश की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए देश के विकास के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए और जो मैनेजमेंट चाहिए, ये दोनों चीजों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ा गया। और ये इस नीति में 1986 ये नीति को देखते हुए उस समय में जो अपने देश की आवश्यकता थी उसको देखते हुए नई तकनीकें, नई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की चीजें अपने एजुकेशन में शामिल की गई और मैनेजमेंट की शिक्षा को प्रोवाइड की गई ताकि आगे देश का विकास एवं उन्नति में योगदान हो सके शिक्षा का। शिक्षा अगला है शिक्षा प्रणाली को क्रियाशील बनाना। शिक्षा जो आज की जो प्रणाली पहले चली आ रही थी, उस प्रणाली में क्रिएटिविटी लाने के लिए, शिक्षा की प्रणाली की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसमें गति लाने के लिए, कुछ एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए इन्होंने विशेष जोर दिया कि हम सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ना दें, प्रायोगिक ज्ञान का भी रखें ताकि शिक्षा की प्रणाली में कुछ तरह से सुधार हो सके और उसे अपनाया गया। शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया का अभिनवीनीकरण, शिक्षा के जो सब्जेक्ट मैटर था और उसकी जो प्रोसेस थी उसको हम जो सोर्स मटेरियल, जो हम एजेंसीज थे उनकी विषय वस्तु को जो हमने अपनाया था, जो हम शिक्षा की विषय वस्तु को अपडेट कर रहे थे, उन सारी चीजों को इन्होंने स्वीकार किया। तीनों कमीशनों की बात कही गई, पिछले एक दो पॉलिसी भी आई थी, जो उनमें कमियां रही, उन कमियों को देखते हुए शिक्षा के विषय वस्तु में जो परिवर्तन करके जो अपनाए हम लोगों ने, उन्होंने अपनाने की बात को लेकर के अमल की और प्रक्रिया, शिक्षा का जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया का अभिनवीनीकरण किया गया, अपडेट किए गए इस हिसाब से ताकि हम शिक्षा को सुचारू रूप से बढ़ा सकें। शिक्षा की विषय वस्तु को तो रखी ही गई थी पहले, लेकिन इसमें कुछ नवीनतम जोड़ा गया। शिक्षक एवं उसके प्रशिक्षण, जो शिक्षा थे उसे सेवाकालीन में या पूर्व, सेवाकालीन से पूर्व यानी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए वो दोनों चीजों का, उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनके रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था, ये सारी चीजों को अपने पॉलिसी में अपनाएं, ये लागू की गई कि अपने शिक्षक और उनका प्रशिक्षण दोनों को देखते हुए, चाहे वो सेवा में हो या सेवा कालीन में हो या सेवाकालीन से पूर्व हो, उनको ये व्यवस्था की जाए, वो हम लोगों ने शिक्षा नीति में अपनाया। शिक्षा प्रबंध, पूरे शिक्षा को एक प्रबंध की दृष्टि से एक मैनेजमेंट रूपरेखा एक नियोजित करने की बात कही गई, अपनाई गई कि हम इसे किस रूप से कैसे करें और किस हिसाब से करें, कैसे डेवलपमेंट हो, उसका विस्तारित हो, वो यानी शिक्षा का पूरा प्रबंध की गई ताकि प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक डेवलपमेंट सामान्य रूप से होता रहे, सतत शिक्षा का विकास होता रहे। संसाधन समीक्षा एवं भविष्य,
ये एक ऐसी स्थिति थी जो हमारे पास साधन थे, वो एक ऐसी स्थिति में उन साधन का हम कैसे उपयोग कितना अधिक कर सकें, उसका एक समीक्षात्मक रूप देखा गया कि हमारे पास जो जो रिसोर्सेस हैं उनका हम किस तरह से अच्छे उपयोग करें, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे हमारे को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात सोची जाए या हमारे औद्योगिक विकास के लिए सोचा जाए, वो सारे साधनों का हमारे पास जो साधन है उन साधनों की समीक्षात्मक ये हुई, विवेचन हुआ और उसके लिए अपनाए और वो भविष्य का निर्माण के लिए कैसे क्या करें उसकी नीतियां अपनाई गई। आगे है प्रौढ़ शिक्षा। पहले कमीशन पॉलिसी दोनों में ये बातें रिपीट हो रही हैं कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जारी रखा कि हाँ हमारे देश के जो एडल्ट हैं वो एजुकेटेड होंगे तो हमारी शिक्षा की नीति सुधरेगी, उसको विकास होगा और उसमें सतत विकास में सहयोग होगा, तो इसे भी बढ़ावा देने का जारी रखा गया। आगे है कंप्यूटर साक्षरता। ये जो पीरियड था खास करके 1985 के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि कंप्यूटर एजुकेशन के तहत लाया जाए ताकि आने वाले दिनों में जहां कंप्यूटर एक कंपलसरी होगा वो कंप्यूटर को इसमें समाहित की गई और कंप्यूटर की साक्षरता से जोड़ा गया ताकि स्कूल लेवल से शुरू की जाए, ताकि आने वाले समय में बच्चा जब तक वो हायर एजुकेशन पूरा करेगा, यूनिवर्सिटी तक जाएगा, वो अच्छी तरह से एजुकेट हो जाएगा और अपने कंप्यूटर के बारे में वो न सिर्फ साक्षर बल्कि वो काम कर सकेगा उस कंप्यूटर के माध्यम से। तो इस तरह से ये सोच करके ये नीति अपनाई गई, प्रावधान किया गया, कंप्यूटर साक्षरता को देखते हुए स्कूल लेवल तक लागू कर दी गई। आगे मूल्यों की शिक्षा। मूल्यों की शिक्षा प्राय देखा गया कि समाज में तरह तरह की बुराइयां रीतियां और विभिन्न तरह के मूल्यों का ह्रास जो था उसको देखते हुए ये समझ में आ रही थी शिक्षाविदों लोगों को कि ये हम जो देख रहे हैं आने वाले समय में ये मूल्यों की जो गिरावट दिन प्रतिदिन होती जा रही है, तो हमें शिक्षा में मूल्य शिक्षा को जोड़ दिया जाए। तो ये इस नीति को अपनाई गई कि स्कूल लेवल पर विभिन्न तरह के पाठ्यक्रमों में मूल्य शिक्षा के जो पाठ दिए गए ताकि मूल्य शिक्षा के रूप में विकसित हो सके। हायर में आगे मूल्य शिक्षा अलग विषय के रूप में दी गई, जूनियर में प्रत्येक विषय में मूल्यों की बात को थोड़ी थोड़ी करके ऐड की गई। ये मूल्यों की शिक्षा की बात थी। आगे पुस्तकों की गुणवत्ता। राष्ट्रीय शिक्षा में ये देखी गई कि पूरे देश में जब एक ही तरह के पाठ्य पुस्तकों की बात हो रही है तो उनकी गुणवत्ता को ठीक ठाक रखने के लिए एक संघ एक नेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और इन पुस्तकों की गुणवत्ता को सुधार के लिए विशेष रूप से ध्यान दे, वो फिर स्टेट को दे, उस स्टेट पूरे जिले लेवल स्तर सारे जगहों पर पुस्तकों की गुणवत्ता में जो सुधार की आवश्यकता है टेक्स्ट बुक का निर्माण में, चाहे वो टेक्स्ट बुक के लिए मैटर का हो, प्रिंटिंग का हो, पब्लिकेशन का, कुछ सारी चीजों के लिए वो रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छी नीति अपनाई गई। आगे है परीक्षा प्रणाली। जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए परीक्षा प्रणाली के लिए जो सुझाव दिए गए थे पहले, उसी तरह से हमने अपनी नीतियों में इस 86 में भी उसी नीति को रखते हुए बरकरार उसमें कुछ सुधार की बात की गई थी। उस सुधार को परीक्षा प्रणाली को अपनाई जाने की बात थी, उसे अपनाई गई ताकि परीक्षा प्रणाली यानी शिक्षा का सतत विकास किया जा सके, इसके लिए अपनाई गई। विभिन्न तरह के क्वेश्चंस पेपर और विभिन्न तरह के सब्जेक्ट के विषय के माध्यम में और प्रत्येक साल में कैसे हों और प्रत्येक विषयों के लिए क्या वार्षिकी हो या उसके हिसाब से क्रेडिट अंक जोड़े जाएं, अंक के जगह पर ग्रेड दिए जाएं, ग्रेडिंग सिस्टम की बात, ये सारी चीजों को शुरुआत के लिए सोचा गया, लेकिन अमल में ना एक अलग बात रही। परीक्षा प्रणाली के सुधार की बात कही। अगला है अनुसूचित जनजाति की शिक्षा। अनुसूचित जनजाति और जनजाति विशेष रूप से वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, उनको जोड़ने के लिए अलग से व्यवस्था की गई, उनके लिए स्कॉलरशिप, रहने की व्यवस्था और डिफरेंट
डिफरेंट तरह की उनके सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वो मूलभूत जो शिक्षा है उससे जुड़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के तहत ये की गई। आगे वुमेन एजुकेशन, पहले देखी गई कि जितने भी पॉलिसी और कमीशन दिए गए ये पॉलिसियां भी अप्लाई की गई, लेकिन कई कारणों से जितने वुमेन एजुकेशन को एम्पावरमेंट होना चाहिए, स्त्री शिक्षा बढ़नी चाहिए, उतनी नहीं हो पाई। इसलिए दोबारा स्त्री शिक्षा की नीतियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्री शिक्षा को सतत जारी रखने का प्रावधान के रूप में अपनाए गए। आगे अल्पसंख्यकों की शिक्षा, जो लोग अल्पसंख्यक थे उनके लिए विशेष तौर से अलग से शिक्षण संस्थान जो खोलने का प्रोविजन था, या उनके लिए अलग से जो साधनों की आवश्यकता थी उसकी आपूर्ति के लिए, वो भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा की दृष्टि के लिए जो जरूरी चीजें थी उनको जारी रखा गया नीतियों में कि उन्हें भी शिक्षा की आवश्यकता है और उसे जारी रखी गई 1986 में। आगे है विकलांगों की शिक्षा। विकलांगों के लिए कहते हैं सामान्य बच्चों से हटकर जो विशेष बच्चे हैं, यानी सामान्य एजुकेशन से हटके स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की गई कि स्पेशल बच्चों के लिए जो इस तरह के बच्चे हैं, इस तरह के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। ये भी इतना ही नहीं, अंधों के लिए ब्रेल लिपि का जो शिक्षा होती है उसके लिए अलग से टीचर स्टैंड और अलग से उनके लिए टीचर की व्यवस्था, अलग से उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, ये सारे प्रावधान में किए गए। तो ये सारी चीजें व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी एवं हायर एजुकेशन की बात के पर विशेष जोर दिया गया कि जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जरूरी है कि लोगों को ओपन स्कूलिंग, जो लोग कार्यरत हैं या कहीं काम कर रहे हैं जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, वो ओपन स्कूल के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं और वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। और उच्च शिक्षा को जो उन्होंने स्कूल लेवल से जो पढ़ते आ रहे हैं 10+2+3 के माध्यम से, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करने की भी बात को अपनाई गई थी कि जो लोग वो उस तरह से रेगुलर करके आ रहे हैं उन्हें इस तरह से शिक्षा देने की बात कही गई। खुला विश्वविद्यालय के तहत उस समय लगभग 1985 में ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की भी स्थापना उसी काल में हुई थी। ये देखते हुए कि देश की जो शिक्षा से विशेष तौर से आगे एजुकेट करने के लिए हो। अगला है माध्यमिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा, इन दोनों तरह के शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा में लागू किया। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को भी थोड़ा विशेष तौर से ध्यान देने की बात को अपनाई गई। जो पहले कमीशन और पॉलिसी में थी उसको जारी रखने की बात कही गई ताकि आगे का व्यावसायिक दृष्टिकोण से बढ़ावा हो सके। ये जो अपने देश की मांग थी उसे जारी रखा गया ताकि माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिकरण की शिक्षा में विशेष रूप से योगदान दे सके। ये तो दोनों पॉलिसियां थी जो हमने देखा। इन दोनों पॉलिसियों के बाद में एक और पॉलिसी, महत्वपूर्ण पॉलिसी आई थी, पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ये संशोधन नीति जो थी वो 1986 के जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी में कितना अमल हम कर पाए, कितना अमल करने के बाद हमें क्या हासिल हुआ, कितना हम लक्ष्य को प्राप्त किए हैं और उनकी एक उनमें क्या और आगे होने चाहिए, किस तरह से संशोधित किए जाने चाहिए, उसी को बेस बना करके, इसमें नया अलग से कोई विशेष नहीं था, इसमें केवल उसी बेस को मानते हुए वही एजुकेशन 1986 को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है, उसी के ऊपर ये पुनः संशोधित नीति करके पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 स्थापित की गई। ये 1992 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो सुझाव थे वो इस प्रकार थे। नारी समानता के लिए शिक्षा, विशेष तौर से वुमेन एजुकेशन पावर, ये देखा गया कि वुमेन एम्पावरमेंट और शिक्षा, वुमेन एजुकेशन के लिए जितनी होनी चाहिए प्रगति नहीं हो पा रही थी, इसलिए नारी समानता के लिए शिक्षा की बात सोची गई और शिक्षा में प्रावधान के रूप में शिक्षा की नीतियों में अपनाई गई। जो आवश्यक था, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर विशेष दौर से जो पहले कही गई थी उसे आगे बढ़ाने की बात कही गई, जहां शिक्षा के क्षेत्रों में जो विशेष तौर पर देखा गया था कि अभी आवश्यक
है उसे आगे और बढ़ाने की बात कही गई, अपनाई गई इस शिक्षा नीति में। आगे अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए भी देखा गया कि जितना शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को आगे आना चाहिए था इतने वर्षों में, वो शिक्षा से उतने जुड़ नहीं पाए हैं। अभी ये उतना और अभी चलने की आवश्यकता महसूस की गई, तो अल्पसंख्यकों शिक्षा को भी इस शिक्षा नीति में जारी रखा गया। विकलांगों के लिए भी रखा गया, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के माध्यम से भी ये रखे गए कि दोनों प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा दोनों ही बढ़ते रहे। पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा की भी बात कही गई। कहा गया कि 1 से लेकर 3 पूर्व बाल अवस्था में जो क्लास है एलकेजी यूकेजी, यहाँ देख रेख के लिए भी उन्होंने एक तरह की बात के प्रावधान के लिए कही, जैसे आंगनवाड़ी और ये शिक्षा केंद्र जो थे अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, उनके माध्यमों से ये बाल्य अवस्था में देखभाल की भी बात कही गई। प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी उन्होंने विस्तारित करके एक रूपरेखा रखी गई, ताकि प्रारंभिक शिक्षा जो 1 से लेकर 5 है और 5 से 8, ये दोनों शिक्षाओं के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी यह विस्तारित के लिए रखी गई कि नहीं, अभी इस शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता है और इसमें सुधार अपनी नीतियों में करते हुए आगे बढ़ाने की बात कही और इसे अपनाए रखने की बात कही गई थी। अगला है नवोदय विद्यालय। एक जो अच्छे बच्चे, क्वालिटीज वाले बच्चों की जो चयन की बात थी पिछले आयोग में कही गई, कमीशन में भी कही गई और पॉलिसी में भी हमने पाया, वो अच्छे बच्चों को सेलेक्टिव कर करके एक नवोदय विद्यालय जो खोलने की बात थी, नवोदय विद्यालय को विकास और करने खोलने के सुझाव दिए गए, ताकि ये प्रत्येक राज्य में खुले, यहाँ तक कि प्रत्येक जिले में खुल जाए तो ज्यादा अच्छा है कि प्रत्येक जिले के जो अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे हैं, उनको एक शिक्षा के माध्यम मिले, उनको पढ़ने का मौका मिले, देश के विकास में उनका योगदान हो सके। इसलिए नवोदय विद्यालय की भी स्थापना को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी में अपनाई गई। व्यवसायिक शिक्षा को भी विस्तारित करने की बात कही गई। देखा गया कि जितनी अपनी शिक्षा नीति से अभी डेवलप करने या उम्मीद थी वो कम ही रही, तो उसको व्यवसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही गई कि विस्तार हो। उच्च शिक्षा, मुक्त शिक्षा एवं ये दोनों, उच्च शिक्षा पर भी विशेष जोर दी गई कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिए जाएं, अभी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं विकास हो रही है। मुक्त शिक्षा, ओपन एजुकेशन की जो बात है उसको और विस्तार रूप से करने की बात कही गई, ताकि शिक्षा को और विस्तारित हो सके, शिक्षा जन जन तक पहुंच सके, इस तरह की नीति अपनाने की बात कही गई थी। उपाधि एवं रोजगार, उपाधि एवं रोजगार के लिए ये कहा गया कि जो अपने शिक्षा नीति में अपनाई गई कि केवल हम डिग्री लेने के लिए पढ़ें या रोजगार में केवल डिग्री की ही आवश्यकता हो, इसको उन्होंने कंपलसरी को हटा करके कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आपको केवल हम उपाधि इसलिए ले रहे हैं कि हमें नौकरी प्राप्त करनी है, यानी ऐसी चीजें हो कि हमें शिक्षा में प्रावधान को अपनाई गई कि केवल हम उपाधि रोजगार के लिए ना पढ़ें। आगे है ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान की बात जो कही गई, पिछले आयोग में भी, कमीशन में भी, पॉलिसी में भी अपनाई गई। ग्रामीण विश्वविद्यालय की जो बात कही गई थी, ग्रामीण विश्वविद्यालय को जारी रखने की बात थी, कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने की बात थी, वो विस्तारित करने की बात को लेकर के कि हाँ इसे अभी जारी रखा जाए, इस पॉलिसी में अपनाई गई। पिछले तहत में जो सुझाव थे उनको और विस्तार से अमल से लाने की बात कही गई। अगला है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। जो पहले बात ये कही गई थी, ये महसूस हो रहा है कि अपने देश में इतने साल के बाद भी विकास कम जितना होना चाहिए नहीं हुआ, इसलिए तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा की भी बात की गई। अनुसंधान पर भी विशेष जोर दिया गया, क्योंकि वो युग था, वो काफी डेवलपमेंट युग था। इस युग में अनुसंधान के क्षेत्रों में विकास के लिए बहुत विशेष योगदान की बात कही जा रही थी। प्रत्येक क्षेत्रों में अनुसंधान विकास पर जोर दिया जा रहा था ताकि अपने देश का विकास हो सके। सांस्कृतिक परिवेश, संस्कृति का मतलब जो हमने अपने जिस कल्चर से हम लोग हैं, इस कल्चर को शिक्षा के माध्यम में जोड़ करके सांस्कृतिक परिवेश का उसमें कोलिब्रेशन करके उस परिवेश का निर्माण किया जा सके, ताकि शिक्षा को
सही ढंग से जो सुसंस्कृत व्यक्ति का निर्माण हो सके, एक सही सामाजिक रूप से व्यक्ति का निर्माण हो सके, इसलिए सांस्कृतिक परिवेश का शिक्षा से जोड़ा गया, अपनाया गया। यानी स्कूलिंग में भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप, नाटक, नृत्य और ये सारी जो कल्चरल एक्टिविटी थी वो कराई जानी शुरू की गई, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बने। यानी जो संस्थाएं थी शैक्षणिक, जो अनौपचारिक रूप से, उसको जोड़ा गया। आगे है भाषाओं के विकास के लिए। भाषाओं के विकास के लिए भी पहले आयोग एवं कमीशन के साथ साथ जो संविधान में प्रावधान थे, उन भाषाओं के विकास के लिए 350A में जो संवैधानिक रूप में कही गई थी, उन भाषाओं को अमल में अमली जामा पहनाने के लिए विशेष तौर से भाषाओं के विकास में जोर दी गई, अपनाई गई इस नीति में कि इसे अभी जारी रखा जाना चाहिए। जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीक, कहते हैं कि जितने जनसंचार बढ़ेगा, शैक्षिक तकनीक उतने ही ढंग से और डेवलपमेंट कैसे हो सके, नई टेक्नोलॉजी को हम कैसे लागू कर सके, ताकि जन जन तक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पहुंच सके। शिक्षा के माध्यम से शिक्षक व्यक्ति जो है वो शिक्षित हो सके, यानी जनसंचार को बढ़ावा देने की बात कही गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाई जाने की बात कही गई, वो शिक्षा के क्षेत्र में जोड़े गए। आगे है खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा। खेल के माध्यम से कहते हैं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से एवं युवा एडल्ट को शिक्षित करने के माध्यम से, ये सारी चीजों को हम जैसे पहले कमीशनों और पॉलिसीज में अपनाए, उनको विस्तारित करने की बात को सतत विकास के लिए उन्होंने खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा शिक्षा की बात जारी रखी, ताकि अभी आने वाले भविष्य के लिए ये ज्यादा आवश्यक था, इसे रोका नहीं गया बल्कि जारी रखा गया। मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार। मूल्यांकन प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं कि पिछले आयोग एवं कमीशन के साथ साथ जो मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हैं, उनमें दिन ब दिन परिवर्तन की बात कही जा रही थी। सिर्फ हम बाह्य मूल्यांकन के रूप में देख रहे हैं, आंतरिक मूल्यांकन की बात कहीं सोची नहीं जा रही थी, जबकि ऐसी चीजें अप्लाई की जा सकता थी। हम सिर्फ उनसे औपचारिक जो हम परीक्षा लेते हैं वो उस काल के को अपना रहे थे, उसमें आंतरिक परीक्षा को भी महत्व देने की बात को सुझाएगी, ताकि परीक्षा में दिनों दिन जो सुधार की बात है, चाहे परीक्षा की प्रणाली से हो, परीक्षा के प्रोसेस से हो, परीक्षा के प्रश्न पत्रों के निर्माण से हो, या उसके एप्लीकेशन से हो, तो ये सारी मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा में क्या सुधार दिनों दिन हो, ग्रेडिंग का हो, इस तरह सेमेस्टर सिस्टम का हो, जो भी सारी सुधार हैं, इन सुधारों को ओपनली माइंड में लेकर के रखते हुए पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में ये रखी गई कि नहीं, मूल्यांकन की प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार की भी आवश्यकता है, इसे बरकरार रूप से आगे किया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा, पूरे देश में अभी प्रत्येक स्कूलों में पूरे शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस दृष्टिकोण को देखते हुए अभी इस बात को ये रखा गया कि नहीं, शिक्षक प्रशिक्षक की अभी विशेष तौर से आवश्यकता है। पूरे देश में स्कूलों में शिक्षक की अभी कमी है, इसको देखते हुए अभी शिक्षक प्रशिक्षण प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षक विभाग की आवश्यकता महसूस करते हुए खोली गई। राज्य स्तर पर, जिला लेवल पर डाइट की व्यवस्था और इस सारी चीजों बात कही। शिक्षा का प्रबंध, पूरी रूपरेखा, यानी प्री प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक शिक्षा का एक जो मैनेजमेंट है, इसको ठीक ढंग से करने के लिए, चलाने के लिए इन्होंने एक विशेष रूपरेखा को अप्लाई करने की बात कही, जो अपनाया इन्होंने कि पूरी प्रक्रिया एक प्रणाली में काम करेगी। इसमें कार्यरत सभी व्यक्ति के कार्य दायरा निर्धारित किया गया, ताकि प्रत्येक शिक्षा के जो प्रत्येक प्रबंधन के जो प्रत्येक क्षेत्र हैं, उनका सुनियोजित विकास हो सके।